नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 1 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि बायजूस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट यह 3 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसके लिए कल 11 बजे सुबह तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें जो भी इस प्रतियोगिता में अच्छे अंक अर्जित करेंगे उन्हें बायजूस स्कॉलरशिप देगा। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आपके आईएएस की तैयारी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो 3 अक्टूबर को 11 बजे यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का कल 11 बजे तक ही है और यह रजिस्ट्रेशन फ्री है। और इसके लिए हमारे जो वीडियो पर जो लिंक पे नीचे लिंक पे दिया जाएगा, आप उस लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किया गया डीजी सक्षम है एक डिजिटल कौशल प्रदान कर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना है या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के उद्देश्य से योजना है। एक डिजिटल वॉलेट जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शैक्षिक दस्तावेजों, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, प्रमाण पत्रों के भंडारण और उस तक पहुंच को सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, ये चारों ऑप्शन काफी नजदीक दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे जो स्पष्ट जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, अतः उत्तर ए सही होगा। यानी डिजिटल कौशल प्रदान कर युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक यह डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। यह पीआईबी में आई हुई खबर है, आप देख सकते हैं। तो डीजी सक्षम केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम, इसका नाम क्या रखा गया है, डीजी सक्षम, लॉन्च किया गया है। और इसमें किसकी सहायता है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों के युवाओं को समर्थन देने के लिए सरकार के चल रहे कार्यक्रमों का यह विस्तार है। और इस पहल के अंतर्गत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ एडवांस कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, उन वंचित समुदायों से संबंधित लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और डिजी सक्षम पहल के तहत मूल रूप से 3 प्रकार के प्रशिक्षण होंगे। डिजिटल कौशल यानी स्वगति से सीखना, VILT मॉड आभासी प्रशिक्षक के नेतृत्व में और ILT मॉड प्रशिक्षण शामिल है। अब बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक सहमति आधारित वित्तीय डाटा साझाकरण प्रणाली है जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को तृतीय पक्ष संस्थानों के साथ व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने, नियंत्रित करने और साझा करने की अनुमति देता है। यह कथन एकदम सत्य है। अकाउंट एग्रीगेटर को आरबीआई, सेबी, IRDAI, PFRDA, FSDC द्वारा एक अंतर नियामक निर्णय के माध्यम से निर्मित किया गया था। यह भी कथन एकदम सत्य है। आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस जारी करता है और नियमों को नियंत्रित करता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर क्या होगा, इसमें सी होगा, 1, 2 और 3। तो इसमें जो है यह भी खबर पीआईबी में आई हुई है। एट 87% इंडिया हैज द हाईएस्ट फिनटेक एडॉप्शन रेट इन द वर्ल्ड अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 64%। तो इसमें अकाउंट एग्रीगेटर काफी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर है क्या, तो यहां पर हमने दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित इकाई का एक प्रकार है जो कि एक व्यक्ति को सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप से एक वित्तीय संस्थान से जानकारी साझा करने और उसी नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ जानकारी साझा करने में यह हेल्प करेगा। और व्यक्ति की सहमति के बिना यह डाटा साझा नहीं किया जा सकता। और इसमें बताया ही कि सेबी है,
बीमा नियामक प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण जिसे PFRDA, इन सब के अंतर नियामक निर्णय के माध्यम से इसे बनाया गया है। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह भारत और रूस के बीच एक अंतर सरकारी समझौते का परिणाम है। तो इसमें किस परमाणु ऊर्जा उत्पादन सुविधा के बारे में चर्चा की जा रही है? कलपक्कम, कुडनकुलम, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र या काकरापार? तो इसमें यह उत्तर होगा कुडनकुलम। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है, स्पेंट फ्यूल स्टोरेज क्लियर्ड फॉर कुडनकुलम यूनिट 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से कभी कभी मिलान करने को भी आ जाता है। तो यह कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसी तरह से कैगा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान एटॉमिक, इसे रावत भाटा भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है। तो यह भी इससे संबंधित खबर आई हुई है। और अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में परिकल्पित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु पात्रता मानदंड नहीं है? अब देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यह पहला कथन है कि यह केवल एक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक ना हो पात्र है। यह कथन तो एकदम सत्य है। दूसरा क्या है? व्यक्ति एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या प्रतिष्ठित न्यायविद रह चुका है। यहां पर यह कथन दिया है ना कि 10 वर्ष तक न्यायाधीश, जबकि यहां पर 5 वर्ष होना चाहिए। यहीं पर यह सेंटेंस या कथन गलत हो जाता है। और साथ साथ इसके अलावा किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो और वह 65 वर्ष वाला, तो यह तो एकदम सही है। तो यह जो है 10 वर्ष तक अधिवक्ता, ये तो सही है अथवा सही है, लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष जगह अगर 5 वर्ष होता तो यह भी कथन सत्य हो जाता। तो यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। अगर यहीं पर बात तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी यहीं चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, इसी को अगर हम पलट देते हैं तो अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो यहां पर अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए यानी वहां उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसके लिए भी यही है, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए। यानी कि एक उम्मीदवार को कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक कार्यालय संभालने का अनुभव होना चाहिए भारत के किसी भी राज्य में। ठीक है। और एक साथ साथ इसमें क्या है, वह किसी भी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक अभ्यास वकील यानी एडवोकेट होना चाहिए। उसे न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहां पर देख रहे हैं ना, 10 वर्ष तक वह न्यायिक पद पे भी रहा हो और 10 वर्ष तक एज ए वह जो है वकील प्रैक्टिशनर रहा हो, वकालत कर चुका हो। और यहां पर देखिए 5 और 10 वर्ष है, यही अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसी से संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, मैराथन मंथ फॉर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। तो यहां पर कोलेजियम व्यवस्था के तहत अपॉइंटमेंट टू द हाई कोर्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा एंड बॉम्बे रिकमेंडेड। तो यहां पर आप चित्र देख रहे होंगे जस्टिस NV रमन्ना, यह हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो कोलेजियम व्यवस्था की बात यहां पर की जा रही, इसीलिए हमने थोड़ा सा कोलेजियम सिस्टम के बारे में बताया है कि इसका भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं है। या 1998 में 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए यह प्रभाव में आया था। तो कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। और कोलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी हो जाता है। हालांकि इस कोलेजियम प्रणाली का काफी विरोध किया गया है कि इसमें जो है देखा जाए तो जज का बेटा जज ही बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन
यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, यानी 99वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार कर दिया और यह अभी भी कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न है 2020 में ही, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है औरंग राजकोष का प्रभारी, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि एक गोदाम के लिए यह फारसी शब्द है, यानी एक ऐसी कार्यशाला जहां सामान बेचा जाने से पहले एकत्र किया जाता है। दूसरा है बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये कथन एकदम सत्य है। मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्वदाता, ये भी कथन सत्य है, अतः उत्तर होगा बी। तो यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। औरंग का मतलब होता है कि यह फारसी शब्द है गोदाम का, यानी ऐसी कार्यशाला वेयर हाउस टाइप का जहां सामान बेचा जाने से पहले एकत्र किया जाता है, यानी यहाँ कलेक्ट करके रखा जाता है सामान को गोदाम की तरह। और बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में अक्सर यह पाया जाता है, यानी यह व्यापारी वर्ग से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापारियों को मतलब इंगित करता है, जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। जैसे गुजरात में श्राफ, बोरा, पारेव मुख्य बनिया परिवार थे। और मिरासीदार क्या है, तो यह दक्षिण भारत के तमिल जिलों में गांव के निवासियों को, जिन्हें मिरासीदार कहा जाता है, अक्सर यह ब्राह्मण या अन्य उच्च जातियों से संबंधित होते थे। उन्होंने पूरे गांव की भूमि पर अपना अधिकार जताया और गांव के मामलों को नियंत्रित किया। तो उनके अधीन किसानों का एक समूह था, जो यह तो गांव की जमीन पर खेती करने के लिए स्थायी अधिकार रखते थे या अन्य गांवों से संबंधित अस्थायी किराएदार थे। तो रैयतवारी बंदो व्यवस्था के तहत सरकार ने मिरासीदारों को जमीन के एकमात्र मालिक के रूप में मान्यता दी थी। तो समझ में आई बात, ये दोनों कथन सत्य है, यह असत्य है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। AMRUT 2.0 यानी PM लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अर्बन यानी शहरी 2.0 और अमृत 2.0 ऑन 1 अक्टूबर, यानी आज ही के दिन उन्होंने लॉन्च किया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का उद्देश्य क्या है? सुविधाओं को बेहतर बनाना और देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस मिशन के तहत 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डंप साइट के सुधार पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख लक्ष्य है। और अमृत 2 का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2.64 करोड़ से अधिक सीवर सेप्टेज कनेक्शन देकर 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज करते हुए 4700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है। और इससे क्या होगा? करीब 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें जो परिव्यय है 2.87 लाख करोड़ रुपए का है। और इसका जो प्रभाव है तो पिछले 7 वर्षों के दौरान शहरी परिदृश्य को बेहतर बनाने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वच्छता आज जन आंदोलन बन गया है। सभी शहरों, स्थानीय निकायों में खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। 70% ठोस कचरे को अब वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जा रहा है। अमृत 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर कनेक्शन जोड़कर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है, जिससे 4 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से यह भी ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।